नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है, लेकिन हमला बोल दिया है रूस ने यूक्रेन पर। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि नेटो देश इसे इन्वेजन यानी आक्रमण करार दे रहे हैं। बोरिस जॉनसन यूके के राष्ट्राध्यक्ष ये कह रहे हैं कि तानाशाह हो चुके हैं पुतिन। तीसरी तरफ ये नेटो देशों का कहना है कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, हम जवाब यूक्रेन के साथ रूस को दे रहे हैं। बर्बरता, स्वतंत्रता के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ इसे तमाम देश दुनिया के कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई मुल्क ऐसे भी हैं जो इस पर चुप है। इस बीच भारत शांति की अपील कर रहा है। बड़ी खबर के साथ अब बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें कि नेटो ने यूक्रेन को सैन्य मदद का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन पर तुरंत हमला रोके रूस, ये नेटो देशों ने साफ कर दिया है। कीव के आसमान पर मंडरा रहे हैं रूसी विमान। यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी करेंगे बैठक। कई देशों के शेयर बाजार में भारी गिरावट। आज सवाल यही है कि नेटो ने जब यूक्रेन को सैन्य मदद का ऐलान किया है, वो 100 लड़ाकू विमानों की तैनाती की बात कर रहे हैं। ये अपने आप में स्पष्ट कर देता है कि नेटो मुल्क भी अब अपनी तरफ से सतर्कता इस पूरे मामले पर दिखा रहे हैं। अभी तक ये बात कही जा रही थी, बीती शाम तक चर्चा थी कि क्या रूस ऐसा आक्रमण करेगा। कई एक्सपर्ट्स कहते थे कि नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी। लेकिन फिर जो हुआ वो पूरे विश्व के सामने है। सिलसिलेवार ढंग से अगर हम आपको बताएं तो क्या हुआ है बीती रात से। जी हां, लगभग हिंदुस्तान में 4:52 सुबह का वक्त था। साइबर अटैक्स और डिस्ट्रक्टिव मैलवेयर के साथ यूक्रेन पर पहला हमला होता है। 8:22 पर सुबह यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कहते हैं कि आप अपनी सेना को यूक्रेन पर आक्रमण करने से रोकें, शांति को एक मौका दें। पुतिन रशिया की तरफ से ऐलान कर देते हैं कि हम आक्रमण कर रहे हैं। और उसके बाद जो हुआ है लगातार, चाहे वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है, जिन्होंने सुबह 9 बजे ये साफ कहा कि ये अनप्रोवोक्ड, अनजस्टिफाइड, यानी यूक्रेन की तरफ से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया था जिसकी वजह से रूस ने इस तरह से एक पूरे मुल्क पर हमला कर दिया है। तबाही की तस्वीरें आ रही हैं, हताशा लोगों की तस्वीरें आ रही हैं। पूरे विश्व में शेयर बाजारों में भारी गिरावट आ रही है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। रूस के खिलाफ नेटो मुल्क एक हो गए हैं। यूके की तरफ से भी बोरिस जॉनसन साफ कह रहे हैं कि तानाशाह साबित हो रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, रूसी राष्ट्रपति। एक के बाद एक कई शहरों पर कब्जा करता हुआ रूस आगे बढ़ रहा है। रूसी सेना आगे बढ़ रही है। ओडेसा जैसे शहरों पर जब वो कब्जा करते हैं, स्ट्रेटेजिकली, रणनीतिक रूप से ये ऐसे शहर हैं जहां से वो दूसरे मुल्कों से मदद नहीं यूक्रेन तक पहुंचने देना चाहते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट, फिर करेंगे कई खास मेहमानों से चर्चा, क्योंकि आज तस्वीर ये है और सवाल भी ये कि क्या विश्व तीसरे युद्ध की कगार पर खड़ा है। जिस तरह से रूस हमलावर है, यूक्रेन पर उसकी सेना हावी है, आक्रमण हो रहा है, शहर दर शहर वो आगे बढ़ रहा है। इधर नेटो मुल्क 100 विमानों की तैनाती कर रहे हैं। क्या विश्व तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ा है? क्या जिस तरह की न्यूक्लियर पावर्स है ये, उसको लेकर एक गहरी चिंता होनी चाहिए। भारत का स्टैंड क्या हो, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से ये साफ कहा है यूक्रेन के एम्बेसडर ने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहल करनी चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि शायद व्लादिमीर पुतिन एक ऐसे राष्ट्राध्यक्ष जिनकी बात माने वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबित हो सकते हैं। शांति की अपील भारत कर रहा है। सिर्फ रक्षा मंत्री का बयान आया है जिसमें उन्होंने साफ कहा है शांति दोनों मुल्क बनाकर रखें। इसी के साथ आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक है। नेटो मुल्क भी कल बैठक करने वाले हैं जिसमें वो आगे की रणनीति तैयार करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, तमाम खास मेहमानों के साथ आपको पल पल की खबर और अपडेट्स बताएं। जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ जाएंगे यूक्रेन में लोगों पर किस तरह से इस वक्त हताशा हावी है, कैसे वो इधर उधर भाग रहे हैं, महिलाएं, बच्चे। युद्ध का जो सबसे ज्यादा असर होता है उन्हीं पर होता है। ये तस्वीरें आपको विचलित करेंगी, लेकिन इसी के साथ वो सच्चाई सामने लाएंगी जो रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद सामने आ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। रूस के राष्ट्रपति ने ऐलान किया और महज 5 मिनट के भीतर यूक्रेन में धमाके और बमबारी की आवाजें सुनाई देने लगी। अंधेरा छटने से पहले रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन को धुआं कर दिया। रूसी फौज ने 3 तरफ से यूक्रेन पर हमला किया।
क्रिमिया की सीमा पर रूस की सेना की गाड़ियों की कतार नजर आने लगी। यूक्रेन के सैन्य अड्डे और एयरपोर्ट तबाह होने लगे। यूक्रेन पर रूस के हमले से दुनिया भर में हड़कंप मच गया। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक ने चेतावनी दी। संयुक्त राष्ट्र संघ और यूरोपीय यूनियन भी कागजी तौर पर एक्टिव हुआ, लेकिन बिना किसी की परवाह किए रूस की फौज यूक्रेन में अपने मिशन को अंजाम देती रही। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पहले ही धमकी दी है कि उनके मिशन में किसी भी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। Now, a few very important words for those who may be tempted to interfere in the events taking place from the outside. Whoever tries to interfere with us, let alone create threats for our country, for our nation, must know that Russia's response will be immediate, and it will lead you to such consequences that you've never faced before in your history. रूस की अचानक बमबारी ने यूक्रेन में हड़कंप मचा दिया। अनिश्चितता और निराशा ऐसी हावी हो रही है कि लोगों की आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। कैश निकालने के लिए अफरा तफरी है और एटीएम के बाहर लंबी कतार है। जंग की तबाही से बचने के लिए लोग पोलैंड की ओर भाग रहे हैं। शहरों की रफ्तार थम गई है और सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार दिखाई दे रही है। रूसी हमले की अफरा तफरी के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने देशवासियों से हथियार उठाने की अपील की और किसी भी हाल में सरेंडर नहीं करने का ऐलान किया। We broke the diplomatic relations with Russia. Ukraine is defending and would not give its freedom, whatever they think in Moscow. For the Ukrainians, our independence and the right to live in our land in accordance with our will. Russia cowardly attacked our country early in the morning, very much like Nazi Germany did during the Second World War. यूक्रेन में भारतीय छात्रों की बड़ी तादाद है जो नाउम्मीदी और अनिश्चितता के बीच झूल रही है, लेकिन यूक्रेन ने भारत पर उम्मीदों वाली नजर टिकाई है। भारत में यूक्रेन के राजदूत ने पीएम मोदी से अपील की है कि वो पुतिन पर हमला रोकने का दबाव डालें। Not only for the sake of Ukraine, but even for the sake of your citizens. All of us, including the powerful world leader Modi ji, they should exert every pressure, every effort to stop this aggression, because these precise military strikes, they are never choosing exact place. Any one of us can be the target. ऐसा है कि वैसे सरकार ने पहले भी एडवाइजरी जारी की थी और साथ ही उनको बाहर निकालने की व्यवस्था सरकार ने कुछ की है। प्लेन्स वगैरह भेजे गए हैं, लेकिन वहाँ की ऐसी स्थिति है कि अब शायद जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अभी प्लेन लैंड नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसको लेकर सरकार चिंतित है और जो भी इफर्ट संभव था हमारी सरकार ने किया है और आगे भी जो इफर्ट्स होंगे अपने भारतवासियों को बचाने के लिए हम लोग करेंगे। यूक्रेन की उम्मीदें बेमानी नहीं है। पिछले कुछ सालों में भारत एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरा है और प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल लीडर के तौर पर अपनी छाप छोड़ी है। आप देख रहे हैं इस समय दुनिया में कितनी उथल पुथल मची हुई है। जब चारों तरफ उथल पुथल मची हो, चारों तरफ कल क्या होगा, परसों क्या होगा, गिनतियां चलती हो, ऐसे में भारत को ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यूक्रेन और रूस के बीच भारत हस्तक्षेप करता है या नहीं, यह हिंदुस्तान का कूटनीतिक मसला है, लेकिन रूस पर यूक्रेन के हमले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ये कि पुतिन की बार बार चेतावनी और यूक्रेन में पैदा हो रहे हालात के बीच आखिर ग्लोबल बिरादरी कर क्या रही थी। यूक्रेन के ग्राउंड जीरो से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।
लेकिन अगर बड़ी तस्वीर को आप देखें और हम आपको मुकाबला करके दिखाते हैं रूसी सेना, रूस के पास क्या है और हथियार के नाम पर क्या है यूक्रेन के पास, सैनिक कितने डिस्ट्रॉयर्स, क्योंकि इसी के जरिए आपको तस्वीर समझ में आएगी कि जंग की नौबत में कौन भारी पड़ेगा। ये साफ है आंकड़ों के नजरिए से कि रूस भारी पड़ेगा। सबसे पहले हम इसी के साथ शुरुआत कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि अगर यूक्रेन बनाम रूस आंकड़े हम आपके सामने डालें तो सैनिक 2 लाख हैं अगर यूक्रेन के पास, तो वहीं दूसरी तरफ 8.5 लाख सैनिक हैं रूस के पास, 4 गुना उसके पास है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कितने हथियार हैं, तो इसमें आप सबसे पहले देख लीजिए, पनडुब्बी यूक्रेन के पास 1 नहीं है, पनडुब्बी रूस के पास 70 है, 0:70 का रेशियो है। वहीं दूसरी तरफ एयरक्राफ्ट कैरियर आप देखेंगे तो 0 है यूक्रेन के पास और रूस के पास 1 है। अगला हम आपको दिखाते हैं डिस्ट्रॉयर्स, क्योंकि हथियारों और जो विमान है, जो पर अलग अलग हथियार है, उसके जरिए आप दोनों की सैन्य शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। डिस्ट्रॉयर्स 0 यूक्रेन के पास, वहीं 15 है रूस के पास। सैन्य शक्ति का इससे अंदाजा लगाइए कि यूक्रेन का इस वक्त सामना किस तरह की तबाही से हो रहा है। अगर आप माइन जो वॉरफेयर है उसको देखें तो 1 है यूक्रेन के पास, वहीं 49 है रूस के पास। और आखिरी में फ्रीगेट्स हम आपको बता दें कि अगर 1 है यूक्रेन के पास तो 11 है रूस के पास। जो सैन्य शक्ति की तुलना है, सैनिकों में भी हम आपको बता रहे हैं 2 लाख बनाम 8.5 लाख जो रूस के पास है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त किस तरह की सैन्य शक्ति का सामना यूक्रेन को करना पड़ रहा है। तभी यहां पर भी उनके एम्बेसडर हिंदुस्तान में कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांति की अपील करें, उनकी बात शायद पुतिन माने, क्योंकि अभी तक जितनी कोशिशें हो रही थी अन्य मुल्कों से, पुतिन लगातार सबको भ्रम में डालते रहे। उन्होंने कहा ऐसी सैन्य कार्रवाई हम नहीं करेंगे, लेकिन फिर जो सुबह आज शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम आपको एक एक करके जंगी जहाज ही आप देख लीजिए, 10 गुना जंगी जहाज 10 गुना है, 73 तो 772। लड़ाकू हेलीकॉप्टर 34 है यूक्रेन के पास, तो 544 है रूस के पास, 16 गुना, 16 टाइम्स। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं पर आप अगर टैंक देखें 2596 और रूस के पास 12420, 5 गुना। जबरदस्त सैन्य शक्ति रूस। और वही उसका मुकाबला अगर यूक्रेन जैसे मुल्क को करना पड़ रहा है तो हालात और नौबत किस तरह के हैं ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। भारी तबाही की तस्वीरें वहां से आती हुई, मुल्क में तमाम लोग किसी न किसी तरीके से वहां से भागने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब, रिटायर्ड फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ 14 कॉर्प्स एंड डीजी इन्फेंट्री इंडियन आर्मी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब जो कि रिटायर्ड हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ेंगे। विंग कमांडर अभिषेक मतिमान साहब फॉर्मर स्पोक्स पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जुड़ेंगे। और खास मेहमान जेड तरार साहब हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के। अमेरिका ने बड़े कड़े शब्दों में रूस की इस कार्रवाई को आक्रामक, बर्बर और इसी के साथ लोकतंत्र और स्वतंत्रता के खिलाफ बताया है। पूरा विश्व कड़ी निगाहों के साथ देख रहा है कि आखिर इस तरह के हालात रूस क्यों पैदा कर रहा है। लेकिन ये लड़ाई लंबे वक्त से चल रही थी, संकेत ऐसे मिल रहे थे, चर्चा रोज हो रही थी। और आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूं सैयद अता हसनैन साहब, आज जो तस्वीर पूरा विश्व देख रहा है क्या होते हुए आप देखते हैं, क्योंकि आक्रामकता हर तरफ से, एक तरफ जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो अपने लोगों से कह रहे हैं कि आप आइए और अपने मुल्क के लिए लड़िए, हम पीछे नहीं हटेंगे। उधर रूस साफ कह रहा है कि वो थमने वाला नहीं है, फैसले हो चुके हैं, वो बर्बरता के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है, आक्रमण कर रहा है। तीसरी तरफ नेटो मुल्क के कह रहे हैं कि हम 100 लड़ाकू विमानों के साथ तैनात हैं, ये इन्वेजन, आक्रामकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बोरिस जॉनसन तानाशाह कह रहे हैं पुतिन को। क्या परिस्थिति है? लोगों के मन में सबसे बड़ा यही सवाल आ रहा है कि क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर, क्योंकि बीती शाम तक यकीन कर पाना कि एक दिन में कहां से कहां हो जाएगा सबके लिए मुश्किल था। आज परिस्थिति आपको क्या दिख रही है? शुक्रिया बहुत बहुत मुझे अपने प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मैं समझता हूं स्थिति गंभीर है बेशक, मगर अभी भी इतनी गंभीर नहीं हुई है। मैं ये भी कहूंगा कि शायद हम सब कुछ हद तक गलत थे कि हमने समझा, उस वक्त एसेस किया कि रूस जो है वो लड़ाई पर नहीं आएगा, मिलिट्री कार्रवाई पर नहीं आएगा, मगर आज वो तुल कर आ गया है उसके ऊपर।
मैं अभी भी समझता हूं कि रूस इसलिए ये कोशिश कर रहा है क्योंकि उसको मालूम है, उसका मुद्दा है कि यूक्रेन के रिजीम को चेंज करना, उसकी लीडरशिप को बदलना, कीव के ऊपर हावी होना, ताकि यूक्रेन किसी हालत में अपनी अभी वाली लीडरशिप जो है उसको कायम ना रख सके। वो रूस चाहता है कि किसी ना किसी तरह नेटो के अंदर डिवीजन हो। नेटो जो है ऐसे भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और उसका पूरा फायदा जो है रूस अभी इस वक्त ले रहा है। मगर मैं समझता हूं कि लड़ाई पूरी तरह से छिड़ी नहीं है। अभी लड़ाई जब चलती है इस तरह से तो एक आप समझिए ग्रेजुएटेड तरीके से, कैलिब्रेटेड तरीके से आगे बढ़ती है। अभी एयर पार का इस्तेमाल किया है, साइबर अटैक्स हुए हैं, कुछ हद तक हेलीकॉप्टर अटैक्स कुछ जगहों पर हुए हैं, रॉकेट अटैक्स हुए हैं, मिसाइल अटैक्स हुए हैं। सर आपको टोक रही हूँ, एक सेकेंड। फ्रांस के राष्ट्रपति इस वक्त बोल रहे हैं, आइए अपने दर्शकों को सीधे लिए चलते हैं, सुनिए। कुछ ही देर में हम आपको सुनाएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति आखिर क्या कह रहे हैं, क्योंकि देखिए यूरोपीय देशों के लिए भी एक संकट की घड़ी है। सबने कहा है वो यूक्रेन के साथ है। अता हसनैन साहब आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए कुल मिलाकर जो बड़ा सवाल है, लोगों के मन में आशंकाएं, आप जितने शेयर बाजार हैं विश्व के सब गिर रहे हैं। असर किन किन मुल्कों तक कहां तक होने वाला है ये लोग जानना चाहते हैं। अपनी बात पूरी कीजिए सब। ये ले देखिए, ये आधुनिक दुनिया है। आधुनिक दुनिया में सोशल मीडिया का, टेलीविजन का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया, हर चीज का जो है वो संकट हो रहा है। लोगों के पास खबर फैल रही है, मिनटों के अंदर, एक मिसाइल स्ट्राइक के बाद मिनटों के अंदर दुनिया को मालूम हो जाता है। ये स्थिति कुछ साल पहले नहीं थी, इसलिए आज की आधुनिक दुनिया में आधुनिक लड़ाई के साथ ये हालात पेश आपके सामने आएंगे। पैनिक हो रहा है यूक्रेन के अंदर क्योंकि तस्वीरें इतनी निकली जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं, खबरें फैल रही हैं, इंफॉर्मेशन फैल रही है। Ce choix délibéré, qui contrevient à tous les engagements pris par les autorités russes, est une violation de la Charte des Nations Unies et des principes fondateurs de l'ordre européen et international. Dans cette épreuve, la France se tient aux côtés de l'Ukraine. Je veux saluer le courage et la détermination du président ukrainien, des autorités et du peuple ukrainien. Leur liberté est la nôtre. En reniant sa parole, en refusant la voie diplomatique, en choisissant la guerre, le président Poutine n'a pas seulement attaqué l'Ukraine. Il a décidé de bafouer la souveraineté de l'Ukraine. Il a décidé de porter l'atteinte la plus grave à la paix, à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies. Nous avions anticipé ensemble cette crise en menant un dialogue exigeant. Et aux côtés de nos alliés et partenaires européens, nous avons tout fait pour l'éviter. Elle est là. Et nous sommes prêts. तो फ्रांस के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं, जैसे अभी वो फ्रेंच में बोल रहे थे, जैसे ही तस्वीर पूरी साफ होती है वो क्या कहना चाह रहे थे हम फौरन आपको सुनाएंगे। राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, वरिष्ठ पत्रकार सीधे यूक्रेन से। राजेश, आपके जरिए समझने चाहेंगे जो तबाही की तस्वीर है, अभी तक जो टोल है दोनों तरफ से, 40 सैनिकों की मौत का मामला, यहां पर यूक्रेन का अलग दावा, वहां पर मौतों को लेकर जो बड़ी तस्वीर है, नेटो मुल्कों का कहना कि 100 लड़ाकू विमान हमारे तैयार हैं, किस तरफ बढ़ रहा है ये जो संकट है, ये किस तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? और ओडेसा जैसे जो स्ट्रेटेजिक शहर है उन पर अगर रूस कब्जा करता चला जाता है, इसके क्या मायने? देखिए, ये इंफॉर्मेशन एज है, इसमें अभी ये पता लगाना कि क्या सच है और कितना सच है बहुत मुश्किल है। दोनों तरफ से अलग अलग किस्म के फोटोज आ रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं। कौन सा वीडियो, कौन सा फोटो कितना ऑथेंटिक है ये कहना बहुत मुश्किल है इस वक्त। मैं इस वक्त मरियापोल शहर में हूँ। यहाँ से रशियन फ्रंट लाइन सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर दूर है। सुबह यहाँ धमाके हुए हैं एयरपोर्ट के ऊपर, उसके बाद कुछ और धमाके हुए हैं जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से काउंटर फायर था यूक्रेनियन फोर्सेस का रशियन पोजीशंस के ऊपर। जहां तक नेटो का सवाल है, नेटो ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि उनका कोई भी सैनिक यूक्रेन में नहीं आएगा रशिया से लड़ने के लिए, ना ही उनकी कोई और मिलिट्री इक्विपमेंट यहां अभी आने वाला है रशिया से आमने सामने की लड़ाई करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये वॉर
इस स्टेज पे यूक्रेन से बाहर जाएगी या कोई भी नेटो देश या अमेरिका यूक्रेन की फिजिकल मदद के लिए इस वक्त सामने आएगा? ओवर टू यू। जो जितने भारतीय वहां पर मौजूद हैं, जो छात्र हैं, क्या उनके बारे में कुछ अपडेट है कि कहां पर फंसे हुए हैं? कुछ इस बाबत जानकारी आ रही है कि जो लोग वहां से निकलना चाहते हैं, गाड़ियों की हम पूरी एक देख रहे हैं, सड़क पर गाड़ियां लगी हुई थी, जो तस्वीरें आ रही थी, लोग इधर उधर भागने की जो कोशिश कर रहे हैं, इस पर क्या अपडेट है? आम नागरिक किस तरह से फंसे हुए हैं? देखिए, यहाँ पर बहुत सारे हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स हैं, लगभग 20,000 के आसपास थे। काफी लोग निकल गए हैं। शुरू में जब इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की थी, ये आज से 4 दिन पहले, यूक्रेन छोड़ने की, तो काफी लोग निकल गए थे। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स का ये मानना था कि कुछ होने वाला नहीं है, और डिस्पाइट हमारी एम्बेसी की एडवाइजरी के उन्होंने सोचा कि कुछ नहीं होगा, और उन्होंने फैसला किया कुछ दिनों में यहाँ पे रह के देखेंगे। अभी वो फंस गए हैं, एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट कोई इवैक्यूएशन की तैयारी करती है, अभी जो वो करेगी, मुझे पूरा यकीन है, तो इसमें सिर्फ एक तरीका बचता है, लैंड इवैक्यूएशन। प्रोबेबली इन लोगों को, इन स्टूडेंट्स को बसों में बिठा के या तो पोलैंड लेके जाया जाएगा या हंगरी लेके जाया जाएगा, जहां से फिर वो बाय एयर इंडिया की तरफ इवैक्यूएट किए जाएंगे। जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। ज़ैद तरार साहब अब हमारे साथ जुड़ गए, जो कि प्रवक्ता हैं अमेरिकी विदेश मंत्रालय के। ज़ैद तरार साहब, बड़े गंभीर स्थिति का सामना इस वक्त विश्व कर रहा है, लेकिन यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी तबाही का सबब। अमेरिका का क्या स्टैंड है? जो बाइडेन भत्सना तो कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की नौबत आ गई है और अब उसका मुकाबला यूक्रेन को अकेले करना पड़ रहा है। बाकी मुल्क क्या सिर्फ लिप सर्विस करेंगे? आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ ज़ैद साहब। जी, मैं ये नहीं कहूँगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये गलत है कि हम सिर्फ लिप सर्विस दे रहे हैं यूक्रेन को। अगर आप सिर्फ अमेरिका को देखें तो हमने $1 बिलियन से ज़्यादा पिछले साल में उनको सपोर्ट दी है। हमारे लगातार एडवाइजरी है उनके साथ, उनके सैनिक फोर्सेस के एडवाइजरी हम दे रहे हैं, सप्लाईज दे रहे हैं, हम उनको लोन्स भी दे रहे हैं, कर्ज भी दे रहे हैं उनको, जो हमारे खुद अपने ही गवर्नमेंट के बैक्ड लोन्स हैं, कर्ज हैं। और ये सिर्फ अमेरिका है। अगर आप पूरे विश्व को देखें, ख़ास तौर पर अमेरिका के जो हमारे बहुत करीबी सहयोग हैं, जिनमें शामिल नेटो है, ये ज़ाहिरी बात है, EU ब्रसल्स है, फ्रांस, जर्मनी, UK भी है शामिल इसमें, तो हम सब यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं, इसमें कोई शक होना नहीं चाहिए। अब ये अलग बात है कि हाँ, बेशक के अमरीकी सैनिक फोर्सेस यूक्रेन में नहीं जाएंगे। राष्ट्रपति बाइडेन ने बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि कोई इरादे नहीं है हमारे कि हमने नेटो फोर्सेस या अमरीकी फोर्सेस हमने यूक्रेन में भेजना है। बेशक कि ये सच है, ये हकीकत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूक्रेन अकेला है या अकेला होगा मुस्तकबिल में, या हमने रूस को एक सख्त और स्पष्ट जवाब नहीं देना। पूरे विश्व में ज़ैद तरार साहब, एक आशंका जो आम आदमी के मन में है, ऑर्डिनरी सिटीजन, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, हम शेयर बाजारों पर भी तबाही देख रहे हैं, वो ये है कि क्या विश्व तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर है? सवाल ये है कि कन्फ्रंटेशन और ये जो लड़ाई और जंग की स्थिति है, वो किस हद तक जाएगी? क्या आप इस वक्त इस परिस्थिति में हैं कि इस पर कुछ भी स्पष्टता अमेरिका की तरफ से दे पाए? देखिए, जहाँ तक नेटो और अमेरिका है, हम तो बहुत ही स्पष्ट तौर पर हमने कहा है कि हमने मज़ीद अधिक हमने टेंशन को नहीं बढ़ाना यूक्रेन में। ये इसका मतलब ये नहीं है कि हमने रूस को जवाब नहीं देना, और बिल्कुल एक सैंक्शंस का बहुत ही यानी हम कह रहे हैं कि ये अनप्रेसिडेंटेड सैंक्शंस होंगे। वो पैकेज जो है हम बना रहे हैं, बल्कि खुद आपने शायद सुना होगा कि चंद घंटे पहले ब्रसल्स से एक ऐलान आया है कि उनके सैंक्शंस पैकेजेस क्या होंगे। ये सिर्फ शुरुआत है, तो एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव, बहुत ही सख्त किस्म के सैंक्शंस होंगे रूस के खिलाफ। लेकिन जहाँ तक अमेरिका और नेटो है, कोई हमारे इरादे नहीं है कि हमने इन मिलिट्री टेंशन को हमने अधिक बढ़ाना है, या इसको एक मैं विश्व युद्ध भी का नाम भी नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे ज़हन में नहीं है। जाहिर है ज़ैद साहब कि इन सैंक्शंस का कोई असर रूस पर नहीं पड़ रहा।
वो इसको गंभीरता से ले भी नहीं रहा, उसके बावजूद उसने ये फैसले लिए हैं, तो वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। बाकी मुल्कों को ये तय करना है। आपको लगता है कि नेटो में यूक्रेन को शामिल करने का फैसला हो जाएगा, और क्या इसकी वजह से फिर आगे की जो स्थिति है वो और भयावह हो सकती है? क्योंकि कल नेटो देशों के फिर से मुलाकात है, 100 लड़ाकू विमान खड़े हैं ये कहा गया है। इस पर जरा चाहेंगे, आगे की रणनीति, स्ट्रैटेजी क्या दिख रही है आपको? शायद दो बातें हैं। एक तो ये है कि यूक्रेन ने क्या आगे फैसला लेना है, उन्होंने नेटो में शामिल होना है या नहीं, वो बिल्कुल अलग बात है। और हमारी पॉलिसी, हमारी राजनीति जो है इसके बारे में बहुत स्पष्ट है, और वो ये है कि हर देश ने अपने ही राजनीति को चुनना है, और उन्होंने खुलकर जो रास्ता उन्होंने चुनना है अपने देश के लिए, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये किसी और बाहर का जो देश है वो उन पर बोझ लगाकर नहीं कह सकता कि आपने एक या दूसरा रास्ता नहीं चुनना। तो पहली बात तो ये है, ये यूक्रेन के हाथों में है, यूक्रेन के लोगों में है, ये एक लोकतांत्रिक देश है, उन्होंने खुद चुनना है कि उन्होंने क्या ब्रसेल्स के तौर पर जाना है या नहीं। एक तो ये है। दूसरी बात कि इस वक्त राजनीति, हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। पहली बात तो ये है कि हाँ, ये सच है कि अब फैसला सिर्फ रूस ले सकता है और सिर्फ पुतिन ले सकते हैं कि उन्होंने आगे क्या करना है, उन्होंने क्या टेंशन कम करना है या नहीं। लेकिन ये कहते हुए इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी विश्व ने चुप रहकर कोई जवाब नहीं देना। और जो हमारे जो सैंक्शंस हैं वो बहुत ही सख्त होंगे, बल्कि हम इस बात पे बिल्कुल जुड़े हुए हैं अपने साझेदारों के साथ कि ये ऐसे सैंक्शंस होंगे कि दुनिया भर ने कभी नहीं देखे, जो कि इंतहाई हाई कॉस्ट पहुंचाएंगे पुतिन को और रूस को। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। जल्दी से जो अन्य मेहमान है उनसे एक एक रिएक्शन लेते हैं, क्योंकि जो परिस्थितियां बन रही है, भारत उस पर किस नजरिए से सोचे, इस पर भी सबकी नजर है। मैं आपके पास विंग कमांडर अभिषेक मतिमान साहब आना चाहती हूं, जो कि फॉर्मर स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। भारत का क्या स्टैंड हो जब यूक्रेन की तरफ से ये गुजारिश होती है कि बातचीत की सूरत बने? यहां तक उनके एम्बेसडर कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनकी बात पुतिन सुने। भारत क्या न्यूट्रल स्टैंड ही रखेगा या उसमें कुछ बदलाव की सूरत बन सकती है? देखिए, पहली बात तो अंजना जी, ये बड़े गर्व की बात है कि यूक्रेन ने भारत को अप्रोच किया है, ये सोचते समझते कि भारत इस स्थिति में होगा कि शायद प्रेसिडेंट पुतिन पर कुछ इन्फ्लुएंस, उनके डिसीजंस को किसी प्रकार से इन्फ्लुएंस कर सके। तो पहली बात तो इससे ये जाहिर होती है कि भारत की भी कुछ स्टैंडिंग है विश्व पटल पर। दूसरी बात, जहां तक भारत का क्या स्टैंड होगा, इसमें हम एक तरफ, जैसा कि ट्रेडिशनली हमारा स्टैंड रहा है और रिसेंट टाइम्स में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं, अगर आप देखें, एक तरफ चाइना की बेलिजरेंस की वजह से हमें थोड़ा सा अलाइन होना पड़ा, हम यूएस के थोड़ा क्लोज आए, और साथ ही साथ लेकिन हमारा जो सबसे पुराना ट्रस्टेड मित्र रहा है रशिया, जो टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, हम उसको भी एलियनेट नहीं कर सकते। तो ये तो जाहिर सी बात है कि भारत ये स्टैंड नहीं ले सकता कि रशिया जो कर रहा है वो गलत है, क्योंकि ऐसा करना भी गलत होगा। रशिया ने काफी बार, प्रेसिडेंट पुतिन ने भी कई बार पिछले कुछ महीनों में नहीं, काफी समय से ये रिक्वेस्ट किया था कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को नाटो में शामिल करना, ये इस चीज को अवॉइड करें। लेकिन जब उनकी रिक्वेस्ट इतनी बार उसको नकारा गया या उसको एक साइड में रख दिया गया, इसके बाद ये स्थिति उत्पन्न हुई है कि आज रशिया को इस तरह का एक्शन लेना पड़ रहा है। भारत के लिहाज से और कूटनीतिक दृष्टि से ये जरूर हो सकता है कि हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है, हमारे प्रधानमंत्री या किसी भी या एमईए के जो पर्सनल हो रिलेटेड ऑफिशियल, उनसे डिस्कस करें इस बारे में। हालांकि चाहता भारत भी है शांतिपूर्ण हल इस चीज का, लेकिन साथ में ही उस बैलेंस को बनाते हुए चलना होगा डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, कि ऐसा भी ना अपीयर हो कि हम अलाइन हो रहे हैं यूएस की तरफ, बिकॉज ऑल सेड एंड डन हमारे जो ट्रेडिशनल रिलेशंस जो सालों नहीं दशकों पुराने रशिया के साथ चले आ रहे हैं, हम उनको किसी भी कीमत पर दांव पर नहीं लगा सकते। और दूसरी बात ये भी है, सबसे खास बात इसमें क्या है कि रशिया ने कल जब उनके राष्ट्रपति ने इस चीज को अनाउंस किया जस्ट बिफोर मिडनाइट,
और उसके अब देखिए एक दिन भी अभी पूरा नहीं बीता है और जिस स्पीड से रशियन फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं और कार्रवाई कर रही हैं, मेरे ख्याल से राष्ट्रपति पुतिन ने ये ऑलरेडी फैसला कर लिया है कि इसका एंड पॉइंट क्या है। द एम और ऑब्जेक्टिव जो है रूसी फोर्सेस के दिमाग में बहुत ही क्लियर है और ये ज्यादा समय नहीं लेंगे कीव में पहुंचकर, और जो अल्टीमेट एम होगा कि वहां पर अपने मन की सरकार स्थापित करके इस राष्ट्र को काबू करने की, वो अचीव करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो भारत को बहुत ज्यादा इस वक्त चेंज करने की। संजय कुलकर्णी साहब, ठीक है, मैं आ रही हूँ। संजय कुलकर्णी साहब, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्या सिर्फ यही मकसद है व्लादिमीर पुतिन क्या यहाँ पर जाकर रुक जाएंगे? क्या वो वहां पर जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है उसको बदलकर थम जाएंगे? अंजना जी, पुतिन जो है, जो रशिया है, उसके जो सुरक्षा को लेकर के जो कंसर्न्स हैं, जब तक वो एड्रेस नहीं होंगे पुतिन नहीं रुकेंगे। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि फेज 1 में जो अपना डोनबास का रीजन है और पूरा जिसमें शामिल ओडिशा, ये अपना क्या बोलते हैं, मारियोपोल, और ये जो डोनबास का कंप्लीट थिंग क्रीमिया के साथ है, जो लैंड कनेक्टिविटी है, वो तो लेकर के छोड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं। जहां तक कि यूक्रेन वेस्ट, पश्चिम यूक्रेन का सवाल है, वहां पर जरूर पुतिन जी को 2 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि वहां की जो आबादी है उसके ऊपर अगर कब्जा भी करते हैं तो एक सिविल वॉर होने का खतरा है। और खासकर जब अफगानिस्तान में देख लिया है कि अगर आवाम जो है अगर आपके साथ नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे और जो सोवियत यूनियन है या रूसी है, जो उन्होंने ही यूक्रेनाइजेशन में मदद की है, तो यूक्रेन के ऊपर इसलिए यही कारण है कि जो पुतिन है, जो उनकी सिटीज हैं, उनके ऊपर अभी बमबार्डिंग नहीं कर रहे हैं। सिर्फ वो सामग्री जो पश्चिम देशों ने यूक्रेन को रूस के बरखिलाफ लड़ने के लिए दी है, उसकी तबाही कर रहे हैं। वो ये बताने के लिए कि जो भी रूस के बरखिलाफ कदम उठाएगा, रूस की सुरक्षा के बरखिलाफ जाएगा, तो रूस को अब ये मंजूर नहीं है। तो यहां तक उसने सुनित रखा है, लेकिन धीरे धीरे करके जो पुतिन जी हैं वो यकीन करेंगे कि यूक्रेन में जो सत्ता है, आज की जो सत्ता है, जो 2014 के बाद से धीरे धीरे लोकतंत्र की ओर जा रही है, और वो भी लोकतंत्र जो पश्चिम की तरफ अपना झुकाव है जिसका, उस सत्ता को बदलने की जरूर कोशिश करेंगे, जिससे कि पश्चिम यूक्रेन में अगर कब्जा नहीं भी करना है तो सत्ता अपनी होनी चाहिए और पूर्वी यूक्रेन में पूरा दबदबा रूस का होना चाहिए और रूस के कब्जे में होना चाहिए। ये मुझे लगता है कि जो रूस है उसकी नीति ये होगी। अंजना जी, ठीक है, रूस की क्या मंशा है आपने बता दिया। मेजर जनरल संजय मैसन साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, रूस की क्या मंशा है, किस हद तक वो जाना चाहता है, क्या हासिल करना चाहता है? ये तस्वीर साफ हो रही है धीरे धीरे। क्या दुनिया इसको एस्केलेट करेगी? क्या नेटो मुल्क जो 100 लड़ाकू विमानों की तैनाती की बात करते हैं, बर्बरता कहते हैं, स्वतंत्रता के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ, वो लिप सर्विस करेंगे? क्योंकि सीधा जाकर यूक्रेन की तरफ से पूरी जंग में शामिल होने की बात अभी तक नहीं आई है, सैन्य सहायता की बात आ रही है। दुनिया के जो मुल्क अभी रूस की भत्सना कर रहे हैं, वो क्या इस सिचुएशन को एस्केलेट करेंगे? अंजना, आपने कई सवाल पूछे हैं। पहला सवाल तो ये क्या नाम है, रूस का क्या इरादा या मुद्दा है? मेरी तरफ से देखिए, प्रेसिडेंट पुतिन का जो एड्रेस था नेशन को, उसमें कुछ अहम चीजें हैं जिससे मैं उसको मिलिट्री पार्लेंस में कन्वर्ट करूंगा। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, उन्होंने कुछ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए हैं, जैसे कि डी मिलिटराइज, डी नाजीफाई बहुत जरूरी ये एस्पेक्ट है, जेनोसाइड को रोकना, फिर है कि इसको यूक्रेन को नाटो का हिस्सा नहीं बनना, और एक और है कि न्यूक्लियर इनके पास हथियार नहीं होने चाहिए यूक्रेन के साथ। तो ये कुछ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए मिलिट्री स्ट्रेटेजी। आपको टोक कर एक सवाल पूछ रही हूं, अगर नेटो देश यूक्रेन को घोषित कर दिया जाता है, क्या उसके बाद मेजर एस्केलेशन, उसके बाद हम जबरदस्त जो टकराव की स्थिति है उसमें हम गिरावट देखें, मतलब वो और भयंकर हो सकता है? सॉरी, आपने क्या बोला? अगर, बस वो मैंने मिस कर दिया, सॉरी। मेरा सवाल है कि अगर नेटो देशों में शामिल कर लिया जाता है यूक्रेन को, उसका ऐलान कल कर दिया जाता है, तो क्या उससे मेजर एस्केलेशन होगा? फिर बिल्कुल होगा, मेजर एस्केलेशन होगा अगर इसको शामिल किया जाता है, क्योंकि ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है इसका, रूस का, कि वो नाटो में बिल्कुल ज्वाइन नहीं करे।
तो इसमें एस्केलेशन होगा। और वही मैं बोल रहा था अंजना की, ये जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने डिफाइन किए हैं, इसको अभी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स में अगर ट्रांसलेट करें तो देखिए, डीमिलिटराइज करने के लिए तो उनको पूरे यूक्रेन में आना पड़ेगा और फिजिकल मतलब वहां पर सरेंडर कराना पड़ेगा, क्योंकि तभी डीमिलिटराइज होंगे। डी नाजीफाई कैसे होंगे? क्या आप लोगों की अगर जो वहां पर भावना है या नियो नाजिज्म है, उसको आप कैसे तोड़ेंगे? और वो एक, जैसे जनरल अता हुसैन ने भी बोला था, रेजिम चेंज एक मुद्दा होगा। तो इस प्रकार लगता है कि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अगर ये डिफाइन किए गए थे, तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स की देखते हुए मेरे को लगता है वो कब्जा धीरे धीरे करते रहेंगे। और साथ ही वो देख रहे हैं कि नाटो का क्या रिएक्शन है, उसको टेस्ट कर रहे हैं, उनकी पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं। नाटो का रिएक्शन आज की तारीख में बहुत क्लियर है कि वो सिर्फ बात कर रहे हैं हम सख्त इकोनॉमिक सैंक्शन देंगे, वो सिर्फ बातचीत कर रहा है, एक्शन नहीं कर रहा है। मेरे ख्याल यूक्रेन को उनकी तरफ से एक्शन चाहिए। और आज जो नाटो ने भी बोला है कि हम अपने एलाइज पे अगर हमला होता है तो हम करेंगे, लेकिन ये आज की तारीख में यूक्रेन इनका एलाइज नहीं है, क्योंकि वो नॉन नाटो मेंबर है। और उसको सिर्फ एक उन्होंने टर्म दिया, ये हमारा दोस्त है, की मदद करेंगे। मदद किस प्रकार करेंगे? इकोनॉमिक सैंक्शंस, और बोल रहे हैं थोड़े से हथियार वगैरह पहुंचाएंगे। तो ये नाटो जो है ना, इन्होंने काफी कंफ्यूजन कर रखा है, और इसी वजह से अनहिंडर्ड और अनकंटेस्टेड मूव रहेगा रशियंस का और अंदर। तो मेरे को लगता है, जैसे एक और पैनलिस्ट ने बोला था, इस प्रकार शीघ्र ही यूक्रेन पे कब्जा हो सकता है। क्योंकि देखिए, मिलिट्री ताकत का भी जो आपने जाहिर किया था, और वो सारी में इनके पास बहुत पलड़ा भारी है रूस का। तो आज की तारीख में यूक्रेन को सिर्फ एक्सटर्नल सपोर्ट के अलावा वही है जो उनको मदद कर सकता है, और वो लैकिंग है। इसीलिए उन्होंने भारत को भी रिक्वेस्ट किया कि भैया ये लड़ाई को रुकवाइए। मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किया कि मोदी जी को वहां पर बात करनी चाहिए। तो वो अभी हताश हो चुके हैं, और नाटो ने, मैं एक सरल भाषा में बोलूंगा, उनको धोखा दिया है, उनको डिच किया है, और अभी भी बस वो कड़ी निंदा कर रहे हैं और इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात कर रहे हैं। नाटो इज स्पीकिंग, इट इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन। अंजना, बिल्कुल। विंग कमांडर मतिमान, मेरा आपसे सवाल, ज़ैद तरार साहब भी थे, प्रवक्ता हैं यूएस विदेश मंत्रालय के। मेरा पहला सवाल उनसे यही था कि क्या सब लिप सर्विस करते रह जाएंगे? क्योंकि आखिरकार यूक्रेन जैसे मुल्क को रूस जैसी शक्ति का सामना करना पड़ रहा है, और जो परिस्थितियां हैं, जो तस्वीरें हृदय विदारक है। आप औरतों को, बच्चों को, सब भागने के लिए वहां कोशिश कर रहे हैं। जो भारत के छात्र हैं वो भी कई जगहों पर फंसे हुए हैं। एयरपोर्ट को टेक ओवर कर चुका है रूस। ऐसे में ये स्थिति बहुत, मतलब यूक्रेन के लिए बहुत भारी संकट। वहीं पर यूएस और अन्य देशों का रवैया रुख क्या होगा? देखिए अंजना जी, अभी जनरल मेस्टन ने भी जैसा कि मेंशन किया, ये बिल्कुल सिचुएशन जिस तरह से इवॉल्व हो रही है, मेरा पर्सनल एनालिसिस ये कहता है कि जमीनी हकीकत ये है कि द यूएस और नेटो ने हाई एंड ड्राई एक्चुअली अलग थलग छोड़ दिया है अब यूक्रेन को, टू फाइट देयर ओन वॉर। ये जो लिप सर्विस की आपने बात करी, एग्जैक्टली वही हो रहा है। और इनकी लिप सर्विस के चलते ही यूक्रेन ने इतनी हिमाकत की थी कि रूस जैसे पावरफुल नेशन के खिलाफ जाकर नेटो में ज्वाइन अप होने की हामी भरी थी। उनके वेपन सिस्टम्स और इक्विपमेंट्स को वहां पर अपने देश में पोजीशन करने की परमिशन देने के बारे में सोचा था, और ये उसी का खामियाजा है जो इनको भुगतना पड़ रहा है। जहां तक नेटो और यूएस का सवाल है, तो यहाँ पर गौरतलब बात ये है कि ये कोई इराक या अफगानिस्तान जैसा छोटा देश नहीं है जिसको आप थोड़ी सी एलाइड फोर्सेस जमा करके और पूरी तरह ओवरवेल्म कर लेंगे या आप उनको ओवरकम कर लेंगे। यहाँ सवाल रशिया का है। रशिया एक समय में ऑलरेडी सुपर पावर था, आज भी उनके पास इक्विपमेंट्स और वेपनरी इतनी तादाद में है कि नेटो को अगर मिलकर कोई एक्शन लेना भी हो तो भी रूस उनको आसानी से नाको चने चबवा देगा, इसमें कोई दो मत नहीं। प्लस उनके पास परोक्ष रूप में चाइना उनको बैक कर रहा है, जिसकी वजह से वो अपने ऊपर आने वाले इकोनॉमिक सैंक्शंस को के ऊपर यही सवाल था, जो सिक्योरिटी को तरजीह मेरा विंग कमांडर मतिमान आपसे यही सवाल था अगला, कि जब हम देशों को अलग अलग करके देखते हैं तो यूक्रेन के साथ अजरबैजान, पाकिस्तान, चीन जैसे मुल्क हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए
अमेरिका, यूरोप सब माफ कीजिएगा, अमेरिका, यूरोप सारे यूक्रेन के साथ है और रूस के साथ चीन, पाकिस्तान, अजरबैजान जैसे देश। चीन पाकिस्तान का ऐसे वक्त पर रूस के साथ होना स्ट्रेटेजिकली, अगर मामला एस्केलेट होता है, बढ़ता है, परिस्थितियां और खराब होती हैं, इसको किस तरह से हम देखें? देखिए, ये अलायंसेस हैं। अगर रूस भी इतनी हिमाकत कर रहा है तो उसके बाद वो पहले ये देखता है कि अगर इसका कोई रिएक्शन वेस्ट की तरफ से होता है तो मेरे पास बैकअप क्या है। अगर रूस ने जब अटैक मोड में गए हैं तो उनको ये मालूम है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस तो उनको फेस करने ही पड़ेंगे। इकोनॉमिक सैंक्शंस इनफैक्ट पहले से भी लगे हुए थे, लेकिन वो अपना काम चला रहे थे जिस तरह की बैकिंग उनको चाइना से मिली। और आगे वाले आने वाले समय में, जैसा बोरिस जॉनसन साहब कह रहे हैं और प्रेसिडेंट बाइडेन ने बोला है कि उन पर इससे भी ज्यादा स्ट्रिक्टर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाएंगे, वो सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन यूक्रेन, हमें ये समझना होगा कि आमने सामने की लड़ाई में उसका कोई मादा नहीं है कि वो रूस के खिलाफ खड़ा भी हो सके, अनलेस उसको आप ट्रूप्स ऑन ग्राउंड या इस तरह का एक्चुअल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट नहीं देंगे। उनके बस का नहीं है रूस जैसी सेना का सामना करना। जो कुछ पिक्चर्स, जो वीडियोस आपके अभी आ रहे हैं आज, जिस तरह से मैं देखता हूं, अगर वो वीडियोस सही हैं तो जिस तरह के मूवमेंट एयर में दिख रहे हैं, जिस आसानी से हेलीकॉप्टर्स रशिया के यूक्रेनियन स्काई में दिखाई दे रहे हैं धमाके करते हुए, वो साफ दिखलाता है कि इट इज अ केस ऑफ एयर सुप्रीमेसी। ये एयर सुपीरियोरिटी भी नहीं है। इस तरह फ्री मूवमेंट हेलीकॉप्टर, आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स का सिविलियन एरियाज में तभी पॉसिबल होता है जब आप एयर सुप्रीमेसी की स्टेज को रीच कर चुके हैं, माने एयर डिफेंसेस तो ऑलरेडी खत्म हो गए। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि ये बहुत लंबे समय नहीं खींचेगा, मात्र 1-2 दिन के अंदर जो ऑब्जेक्टिव, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव हो जाएगा जो पुतिन साहब के दिमाग में है। आगे अब वो कहां तक खतरा मानते हैं अपने देश पर और किस लिमिट तक जाएंगे, इतना आसान है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, ठीक है मध्यमान साहब, मैं आ रही हूँ जल्दी से। कुलकर्णी साहब, आपसे एक कमेंट। मध्यमान साहब देख रहे हैं कि जिस तरह की एयर सुप्रीमसी रूस के पास है, तस्वीरें जरा फुल स्क्रीन पे दिखाइए। अभी खबर आई थी कि एक एयरक्राफ्ट यूक्रेन का जा रहा था, 14 लोग उसमें सैन्य एयरक्राफ्ट में सवार थे, उसको मार गिराया है रूस की सेना ने। क्या वाकई जिस तरह की एयर सुप्रीमसी यूक्रेन जैसे मुल्क के लिए बहुत आसान होगा रूस के लिए कि वो 2-3 दिन में ही अपना जो उसका लक्ष्य है, जो उसका गोल है, उसको पूरा कर ले? अंजना जी, सुप्रीमेसी जब हम बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि रूस की टोटल सुप्रीमेसी आज की तारीख में भी एयर सुप्रीमेसी रूस के पास है। अगर आप जीडीपी देखें तो सुप्रीमेसी नाटो की है, अगर आप मिलिट्री स्ट्रेंथ देखें तो सुप्रीमेसी रूस के पास है। यूक्रेन को देखें तो यूक्रेन को एक पैंदा बना करके रखा हुआ है। सब शुरू से ये कह रहे हैं कि हम जो यूक्रेन है उसकी मदद कम से कम सैन्य लोग दे करके नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ लिप सर्विस कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, उसको वार्न कर सकते हैं, सैंक्शंस लगा सकते हैं, हम आपको थोड़ा बहुत सामान दे सकते हैं, लेकिन हम आपकी मदद नहीं कर सकते अपने सैन्य देकर, क्योंकि आप नाटो के सदस्य नहीं, अगर हैं तो भी नहीं जाएंगे। आज की तारीख में 30 नाटो देश मिल करके भी रूस के बरखिलाफ खड़े नहीं हो पाएंगे, ये सबको मालूम है। ऐसी हालात में रूस करेगा तो क्या? रूस चाहता है कि उसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसके अंदर कोई दखलंदाजी ना दे, और मुझे लगता है ये लाजमी भी है कि अगर आप स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस किसी देश के नजदीक जाकर के उनको उनके मधुमक्खी के छत्ते में उंगली देना लगेंगे तो कैसे होएगा? कोई भी नहीं मानेगा। क्या अमेरिका मानेगा कि उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में कोई आ जाए? वैसे ही रूस बार बार कह रहा है, और पुतिन ही है जिन्होंने अपने देश को 2000 के बाद ऐसे मकाम पर जाके पहुंचाया आज कि वो चाहते हैं कि रूस का जो दबदबा है वो दबा बना रहे, तो कम से कम यूरोप में, क्योंकि एशिया में जो है वो चीन का दबदबा है, यूरोप में है जो है अमेरिका अपना दबदबा बनाना चाह रहा है। तो वो नहीं चाहता है कि रूस जो है उसका जो मकाम है, उसकी जो इज्जत रूस को मिलनी चाहिए, वो रूस चाहता है उसकी इज्जत बरकरार रहे। ऐसे मामले में यूक्रेन जो है बहुत ही एक रिच देश है। रिच मतलब वो आर्थिक स्थिति में नहीं, रिसोर्सेज के तौर पर, चाहे एग्रीकल्चर हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो, तेल हो, यूरेनियम हो, टाइटेनियम हो, कोल हो, आयरन हो, खाना हो, तेल हो, जो कुछ भी है वहां पर है।
रूस क्यों छोड़ेगा ऐसे देश को? हाँ। और रूस चाहता है कि यूक्रेन जो है वो उसके साथ रहे। अगर पश्चिमी यूक्रेन में चंद एक आवाजें लोकतंत्र के लिए उठ रही हैं, और विंग कमांडर मातेमान ने जो कहा था रूस की ताकत देखते हुए वो तमाम मुल्कों को नाको चने चबवा सकता है, वही परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि विश्व के सभी देशों ने कहा कि वो सख्त सैंक्शंस लगाएंगे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा जब तमाम मुल्क कहते रहे कि आप युद्ध की नौबत मत लाइए। आक्रमण उसने कर दिया है यूक्रेन पर और वहां के हालात ऐसे हैं कि भयानक स्थिति बनी हुई है। वहां पर भारतीय छात्र भी फंसे हुए हैं। ऑन ग्राउंड हमारे सहयोगी वहां से गौरव सावंत लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। नॉन स्टॉप कवरेज आज तक पर जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तमाम खबरों के साथ। आप देखते रहिए आज तक।